एक्चुअल में ऐसा है कि वो एक रबर स्टैम्प की तरह से बिहेव करता है, या सिर्फ एक कहने की बात है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बहुत सारी डिटेल में करेंगे। उसके बाद जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और इनके अलावा और भी इनके नीचे जो कोर्ट्स वगैरह है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, और स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, प्रेसिडेंट और गवर्नर में कौन पावरफुल है, किस तरीके से उनकी शक्तियां दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब बातें हमको देखनी रहती हैं। जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे, हम सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहे हैं, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी मेकिंग कैसे हुई है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन दो चीजों पे पहले हम फोकस करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि किन बातों पर फोकस किया गया है और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है, और हाउ अलग कंट्री से जो हमने प्रिंसिपल बरोड किए हैं उन वो कौन कौन से हैं, और किस आधार पे उसको हमने किस तरीके से अपने तरीके में उसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हमको मिलेंगे। आप अपने साथ में थोड़ा सा नोट्स बनाते हुए पेशेंस रखिएगा, क्योंकि चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और एग्जाम में जब लिखने के लिए आती है तो बहुत बारीकी से चीजों को समझना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपने पहले रोल पर चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर जैसे हम बात करते हैं है क्या, तो सिंपल अगर वे में अगर कहें तो ये सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, अगर आपसे सिंपल से कोई चीज अगर लाइन में कोई पूछ ले तो आप यही आंसर देंगे। कैसे है, देखिए, और अगर हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ, 1947 में हमारा देश आजाद होता है, तो उस समय की आज की परिस्थितियां तो जो ही हैं, उस समय की परिस्थितियों को अगर आप देखिए, हम लगभग 200 ईयर्स की गुलामी में थे अंग्रेजों की। ठीक है, 200 ईयर्स की हम लोग गुलामी में थे। थोड़ा सा स्क्रीन पेज नहीं दिख रहा मुझे, ठीक जी, क्लियर है। एंड 200 ईयर्स के ऑलमोस्ट हम लोग अंग्रेजों की गुलामी में थे, और हमारे जो नागरिक थे, हमारे जो सिटीजन थे, वो क्या थे, अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई कर रहे थे। तो उनकी कुछ इच्छाएं तो रही होंगी कि हम जब आजाद होंगे तो हमारे पास ये शक्तियां आएंगी, हमको ये अपने कारोबार करने की स्वतंत्रता होगी, हमको अपनी इंडस्ट्री लगाने की स्वतंत्रता होगी, हमको कहीं भी घूमने टहलने की स्वतंत्रता होगी। इन सब चीजों के को माइंड में रखना था। उसके बाद में उस समय भारत में क्या था, 552 राजा लोग हुआ करते थे, देसी रियासतें हुआ करती थी, 552 देसी रियासतें हुआ करती थी। फैजान भी अभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे चीजों को नोट करते हुए जाइएगा। नोट की तो टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सब कुछ अवेलेबल है, और सिर्फ इस सब्जेक्ट का नहीं, हर एक सब्जेक्ट के अवेलेबल है। ठीक है, नोट की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस आप समझने पे फोकस करिएगा। ठीक है, तो अगर हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वही हम देख रहे हैं क्या कि एक तो 552 देशी रियासतें हुआ करती थी, और हमारे जो नागरिक थे उनकी कुछ अपनी इच्छाएं हुआ करती थी, उनकी कुछ आकांक्षाएं थी कि हम आजाद होंगे। और दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रीडम, एक होता है फ्रीडम, और एक होता है लिबर्टी, एक होता है लिबर्टी। फ्रीडम और लिबर्टी कहने को तो अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन इनका करते हैं तो मीनिंग आ जाता है केवल स्वतंत्रता है, मीनिंग होता है स्वतंत्रता है। लेकिन जब आप इनके कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस में जाते हैं तो एक थोड़ा सा बड़ा पिक्चर आपको देखने को मिलता है। क्या बड़ा पिक्चर देखने को मिलता है? फ्रीडम जैसे अगर हम बात करें तो जिस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम क्या थे, अंग्रेजों की कॉलोनी थे हम। इंडिया अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करती थी। ठीक है, इंडिया अंग्रेजों की क्या होती थी, कॉलोनी हुआ करती थी, उनका उपनिवेश हुआ करता था। वो यहाँ से क्या करते थे, अपने प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह जो होते थे अपने देश में ले जाते थे, फिर वहीं से चीजों को ले आकर यहाँ पर सेल करते थे।
और ओवरऑल क्या करते थे, यहाँ की पॉलिसी मेकिंग वगैरह भी जो भी उनका कार्य करते थे अपनी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग करते थे। तो 1947 में हमको क्या मिला, इस अंग्रेजों की उपनिवेशता से आजादी मिल जाती है, इंडिपेंडेंस मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाती है। मतलब 1947 15 अगस्त को जब अंग्रेज यहाँ से जाते हैं तो हमको एक, जो हम अंग्रेजों की कॉलोनी होने का हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ था कि हम अंग्रेजों की कॉलोनी है, उससे हमको स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, लेकिन अगर हम भारत के नागरिकों की बात करें, सिटीजन्स की बात करें, ठीक है, भारत की गवर्नमेंट की बात करें, भारत में लॉ मेकिंग कौन करेगा इसकी बात करें, तो सिस्टम कैसे चलेगा, इन सभी पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इन सब के लिए अभी भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स था, हमारे पास क्वेश्चन मार्क्स ही था। सिटीजन के लिए क्या चाहिए था, सिटीजन को सिर्फ फ्रीडम मिलने से काम नहीं चलता है। आपको सिर्फ कह दिया जाए कि आप स्वतंत्र हैं तो उससे काम नहीं होगा। आपको, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में अपनी खुद की इंडस्ट्री में लगाने की बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या कहानी है, आपको फ्रीडम चाहिए। आप मान लीजिए लखनऊ में रह रहे हैं, आप मान लीजिए लखनऊ में रह रहे हैं या आप मुंबई में रह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं लखनऊ से मुंबई चला जाऊं, लेकिन वहां पे लोग बोले कि नहीं भैया, हम भैया लोग को नहीं आने देंगे, तो कैसे होगा। आप कहीं पे मूव करना चाह रहे हैं लेकिन ये लोग रोकने लगे, तो क्या चल सकता है, चीजों को नहीं चल सकता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, ये लिबर्टी में क्या आता है, हमारी स्वतंत्रता में तो सिर्फ उपनिवेशिक स्वतंत्रता आ जाती कि हम किसी की दास्ता हमारे ऊपर नहीं रही, हम बंधन से मुक्त हो गए। लेकिन लिबर्टी में आपको कुछ करने की शक्ति दी जाती है, आपको कुछ करने की शक्ति दी जाती है, आपको राइट दिए जाते हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप अपनी पसंद की कोई भी चीज करना चाहें वो कर सकते हैं। जब आपको अपने पसंद की चीज, अपने इच्छा के अनुसार कोई चीज करने की दी जाती है तो वो पूर्ण स्वतंत्रता होती है, और वही पूर्ण स्वतंत्रता कहलाती है लिबर्टी। तो सिर्फ फ्रीडम हमको मिला था, लेकिन अभी तक हमको लिबर्टी नहीं मिल पाया था। साथ ही ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, लॉ मेकिंग कौन करेगा, सिस्टम कैसे चलेगा, जुडिशरी कौन कैसे करेगा, जो हमारी 552 रियासतें हैं उनका किस तरीके से एकीकरण किया जाएगा। ये सारे जो क्वेश्चन थे उनका कोई आंसर हमको नहीं मिला था। और इन्हीं सब क्वेश्चन का जब हमको आंसर चाहिए था तो हमको क्या चाहिए था, एक ऐसी बुक चाहिए थी जो ना सिर्फ उस समय बल्कि आने वाले समय में भी अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन उठ जाए कि क्या किया जाना चाहिए, तो एक गाइडलाइन रहे, एक दिशा निर्देश रहे। और ऐसी ही बुक का एक निर्माण किया गया जिसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सारे क्या किए गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। किस संबंध में बनाए गए, भारत की भूमि क्या होगी, लैंड क्या होगी, भारत के नागरिक कौन होंगे, भारत के नागरिकों के पास क्या अधिकार होंगे, क्या राइट्स होंगे, भारत में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, किस फॉर्म की गवर्नमेंट बनेगी, लॉ मेकिंग कौन करेगा, अगर लॉ मेकिंग पॉलिसीज करनी है तो पार्लियामेंट किस प्रोसीजर के थ्रू लॉ मेकिंग करेगा। सिर्फ लॉ बनाने से नहीं काम चलेगा, अलग अलग आपको सिस्टम चलाने पड़ेंगे। जैसे आप आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप एक सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई जज बन रहा है तो एक सिस्टम का पार्ट बन रहा है। ठीक है, सीबीआई है, सीबीआई चीजों की जांच कर रही है, एनआईए है, एनआईए जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कैग है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट की जो बॉडीज होती हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग की जांच करता है। तो अलग अलग लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग क्या कर रहा है, आपके एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो कई सारी संस्थाएं होनी चाहिए जो इन सब चीजों को फंक्शन कर सकें। और ये सारी चीजें कहाँ से लाई गई, ये सारी चीजें इस बुक में डाली गई, और इस बुक को नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का। और इसमें एक तरीके से क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, और एक तरीके से ये पूरे दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन है जिसको हमको फॉलो करना होता है, जिसको हमको फॉलो करना होता है। और खास बात क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि आपको उस पर कोई थोप नहीं सकता। जैसे अंग्रेज जब जा रहे थे, अंग्रेज जब जा रहे थे तो वो ये नहीं कर सकते थे कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको इसको करना है, तो हम उसको फॉलो करने के, अगर हम उसको फॉलो करने लगते तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन सही मायने में नहीं होता। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा ही खुद से अडॉप्ट किया जाता है, अपनी इच्छा से लिया जाता है।
आप खुद अगर जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ने की इच्छा है आज, मैं आपसे जबरदस्ती कहूँ नहीं आपको क्लास करना ही क्लास करना है, तो वो नहीं। जब तक आपके अंदर से उस चीज की इच्छा नहीं आएगी कि मुझे क्लास करना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो वैसे ही ये भी है कॉन्स्टिट्यूशन भी। उसको जो व्यक्ति होता है, किसी भी देश के नागरिक होते हैं, उसको अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। और इसीलिए जब भारत के आप प्रियम्बल की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट में ही, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स कौन है? हम ही हैं, हम भारत के लोग ही हैं। और हम इसको अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं? वी humbly adopt, enact and give to ourselves this constitution। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब हम अपने आप को ही ये संविधान दे रहे हैं। हम इस संविधान का निर्माण खुद कर रहे हैं और अपने लोगों को ही हम खुद इस संविधान को अपने आप को दे रहे हैं। कोई बाहरी व्यक्ति इसका निर्माण नहीं कर रहा है, कोई बाहरी व्यक्ति हमको इसको दे नहीं रहा। हम इसका निर्माण कर रहे हैं अपने ही द्वारा और हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी फोर्सफुली नहीं दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी इच्छा से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक मीनिंग अगर हम कहें तो वो हम समझते हैं। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से बात कर देते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से फंक्शन भी करता है उसको भी थोड़ा सा हम समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन भी हम थोड़ा समझते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये एक मिनट, ठीक, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कैसे? मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, आप समाज में है, एक सोसाइटी में रह रहे हैं। जैसे इंडिया में अगर आप रह रहे हैं, इंडिया के किसी एक स्टेट में आप चले जाइए, मान लीजिए आप यूपी में चले जा रहे हैं। अब यूपी में जब आप चले जा रहे हैं, हाल में समय में तो इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो यहाँ पर जब आप जाते हैं, मान लीजिए एक है हमारी बीजेपी की पार्टी, ठीक है, एक है हमारी कांग्रेस की पार्टी मान लीजिए, एक है हमारी एसपी की पार्टी, एक है हमारी बीएसपी की। चार तो यही मेन पार्टियां हैं वहां पर। इसी तरीके से अगर हम पब्लिक की बात करते हैं, हमारे वहाँ की जनता की बात करते हैं, तो हम उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि बीजेपी ये कहे कि हमारा अकॉर्डिंग ही इलेक्शन होंगे, हमारा ये प्रिंसिपल है, इससे ही बेस्ड आपको वोट करना है, और आप प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन आप कहें हम जिस तरीके से कहेंगे वोटिंग सिस्टम वैसा ही होगा। ठीक है, कांग्रेस का नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। एसपी अपने फंडे रखे, बीएसपी अपने, मतलब हर किसी कोई अपना अलग अलग रूल एक बना ले कि ये रूल रहेगा। ठीक है, ये कहे कि नहीं भैया हमको 21 साल के लोग ही इलेक्शन में चाहिए वोट, ये कहते हैं 18 साल का वोट दे सकता है। इसी तरीके से हिंदू के लोग रहे, अदर वे में कुछ नहीं है, सब समझने के लिए। हिंदू कहे कि हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है, जो हमारे वेदों वगैरह में लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, हम सारे रूल्स रेगुलेशन वही मानेंगे जो वेद में लिखे हुए हैं। मुस्लिम कहें नहीं भैया हम जो कुरान में लिखा गया उसको माने। सिख कहें नहीं जो गुरु ग्रंथ में लिखे गए हैं पॉइंट हम उसको कंसीडर करेंगे। और क्रिश्चियन जो कहें कि हम जो बाइबल में है उसको केवल मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। तो ये लोग क्या है, कोई नॉर्थ जा रहा है, हो सकता है इसमें से कुछ कॉमन पॉइंट हो, लेकिन लोग अपने हिसाब से प्रिटेंड करेंगे, कोई नॉर्थ जाएगा, कोई ईस्ट जाएगा, कोई साउथ जाएगा। तो इस तरीके से कोई देश क्या चल सकता है कि अगर हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा हो? तो ना कोई पॉलिसी फॉर्म हो सकती है, ना कोई सोसाइटी गवर्न कर सकती है, क्योंकि चाहे एक इंडिविजुअल हो, चाहे कई सारे जब इंडिविजुअल मिल जाते हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल जो बनता है तभी तो सोसाइटी बनती है। और अगर इस सोसाइटी का ग्रोथ करना है तो इनकी सोच भी तो एक होनी चाहिए। जिन कानूनों के द्वारा, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा ये गवर्न हो रहे हैं वो भी तो एक होना चाहिए। आप कहो कि एक के लिए हम अलग लॉ रखेंगे, दूसरे के लिए अलग लॉ रखेंगे, तो उस तरीके से तो पूरी सोसाइटी एक डायरेक्शन में नहीं बढ़ सकती है, ना कंट्री आगे बढ़ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, आपको जो भी अधिकार दिए गए हैं, जिस तरीके से आपकी मान्यताएं हैं उसको कंसीडर करता है, और इन रूल्स एंड रेगुलेशन को इस तरीके से करता है कि सोसाइटी के जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ग हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जो भी हो,
उनको उनके बीच में एक समन्वय की स्थिति बनी रहे, एक कोऑर्डिनेशन की स्थिति बनी रहे, उनमें कभी इस तरीके का डिस्प्यूट न आने पाए कि हम किस तरीके से आगे चलेंगे। इनके कुछ पॉइंट होंगे, उसको भी वो कंसीडर करेगा, इनके कुछ पॉइंट होंगे, उसको भी कंसीडर करेगा, उनको भी कुछ कंसीडर करेगा, और सबको एक पेज पे लाते हुए एक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो समाज के, सोसाइटी के सभी जो सिस्टम्स में जितने भी पार्ट हैं, उन सबको क्या करता है, ये एक तरीके से क्या करता है, एक पेज पे ले आता है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, स्पेसिफिकेशन और डिसीजन मेकिंग पावर। अब जैसे मान लीजिए कल भी हमने जैसे एग्जांपल की बात की थी, आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक है, अपोजिट टीम आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, मान लीजिए इधर है, इधर है इंडिया। इंडिया बोले नहीं हमको 6 बॉल का ओवर रहेगा, और ऑस्ट्रेलिया बोले नहीं यार, हम आज से हमारे यहाँ 8 बॉल का ओवर होगा, एक ओवर कभी कंप्लीट होगा जब 8 ओवर हो जाएंगे। इंडिया बोले नहीं यार 6 ओवर में ही रहेगा। अब मैच खेलने चले गए, ये कह रहे हैं 8, ये कह रहे हैं 6, तो फिर कैसे काम चलेगा, मैच तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। कभी अलग अलग अगर नियम कानून हो जाए, ये कहेंगे कि लेग बिफोर विकेट का ये रूल रहेगा, ये कहेंगे कुछ और रहेगा, तो उस तरह तो काम नहीं होगा। तो उस समय एक गवर्निंग बॉडी बना दी गई, आईसीसी। अब आईसीसी जो रोल बनाएगा, जो रूल बनाएगा, वही इंडिया को फॉलो करना है, वही ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक डिसीजन मेकिंग पावर तो एक के पास आ गई। अगर हर कोई रहेगा तो हर कोई तो रूल बना, अपने अपने रूल चलेगा, तब तो चल ही नहीं सकता कुछ काम। तो इसी तरीके से अगर भारत में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, स्टेट इतने सारे हैं, यूटी इतने सारे हैं, हर कोई अगर अपने अपने रूल बनाने लगे कि हम इसी से गवर्न होंगे, इसी से चलेंगे, तो कोई उसमें यूनिटी तो रहेगी नहीं कानूनों में। तो फिर क्या होगा, इस तरह से काम नहीं चल सकता। तो फिर फाइनली क्या किया गया, एक सिस्टम की आवश्यकता थी, और वो सिस्टम कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने रूल्स के द्वारा। उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जो हमारे लोग होंगे वो क्या करेंगे, पीपल इलेक्ट करेंगे, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करेंगे, या स्टेट में अगर हम कहें तो विधानसभा के सदस्य इलेक्ट करेंगे। वो वहां पर जाएंगे, जिनकी मेजोरिटी होगी उनकी गवर्नमेंट बनेगी, जिनकी मेजोरिटी होगी उनकी गवर्नमेंट बनेगी, और उनका जो गवर्नमेंट बनेगा वो जो लेगी डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन होगी। तो डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास में होगी। इनडायरेक्टली उनको अगर हम कहें तो कौन है, पब्लिक ही है, क्योंकि उनको चुनकर तो पब्लिक ही भेज रही है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमने एक बॉडी बना दी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कुछ गवर्नमेंट ने क्या की, पॉलिसी बना दी, अब उसको पॉलिसी को आगे अगर बढ़ाना है तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास भी कुछ अधिकार दिए गए कि आपको अगर ये सिस्टम चलाना है तो आपके पास ये पावर है, ये रूल बनाने के। तो रूल्स वहां पे बढ़ दिए गए। तो किसके क्या डिसीजन मेकिंग पावर होंगे, इसका स्पेसिफिकेशन भी कहाँ दे दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसके बाद में क्या है, लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 पार्ट होते हैं एक तरीके से। एक तो हमारा समझ लीजिए होता है, नेक्स्ट पेज में अगर हम कहीं चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश पेज अगर हम ले लें, सेकंड, ठीक है। एक हमारी बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और एक जैसे हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, जिसमें हमारा समझ लीजिए जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है। और तीसरी जैसे हमारी समझ लीजिए क्या है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। अब अगर जैसे आप यूके में जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सारी सारी की सारी जो लॉ मेकिंग पावर जिसमें जो हाथ में रहती है, वो पार्लियामेंट के हाथ में होती है। पार्लियामेंट ने जो रूल बना दिया वो फाइनल है, संसद ने जो रूल बना दिया फाइनल है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप यूएसए में जाते हैं तो वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल है, वहां पर सारी पावर किसके हाथ में दी गई है, प्रेसिडेंट के हाथ में दी गई है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कंबाइंड वे लिया है, एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर पर काम किया है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर पे कैसे काम किया है, इन्होंने कुछ अधिकार दिए हैं हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज को,
ये किस तरीके से लॉ मेकिंग कर सकते हैं, और इनको अगर लॉ मेकिंग करना है तो इनको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और पार्लियामेंट का जब इनको अप्रूवल लेना है तो वो किस तरीके से, या तो सिंपल मेजोरिटी से भी ले सकते हैं या फिर स्पेशल मेजोरिटी से भी ले सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में भी कैटेगरीज डाली गई। कई जो ऐसे होंगे जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ सकता है, उनके लिए स्टेट्स का भी रूल डाला गया कि आपको 50% स्टेट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। मोर देन 50% स्टेट की जब तक मंजूरी नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए ये दोनों इस तरीके से लॉ बना दे रहे हैं कोई, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, तो उसको कौन देखेगा? उसको जुडिशरी देखेगा। जुडिशरी ये चेक करेगा कि जो इन्होंने लॉ बनाया है, जो इन्होंने पॉलिसी चला रखी है, जो गवर्नमेंट स्कीम चला रखी है, वो कहीं बायस तो नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं संविधान के विरुद्ध में है, जो बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अगेंस्ट में तो नहीं है। तो इनके क्या है, इनके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन दे दिए गए। और ये इसलिए भी जरूरी था कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही सारी पावर दे दी जाती, तो वो क्या करता, कुछ भी अपने पसंद, हर बार इलेक्शन जीतने के लिए अपने अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बनाता, और उसको देश की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर की बात करता। अगर जुडिशरी के पास में बहुत ज्यादा पावर दी जाएगी तो ये क्या होगा, अगर जुडिशरी को कह दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ये लॉ बनाती रहेगी और ये उसको कैंसिल करता रहेगा, क्या कहता रहेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और तो इस तरह से कोई पॉलिसी कभी नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए क्या किया गया, सबका एक कहा बाउंड्री बना देगी कि आपका ये रोल रहेगा, आपका ये रोल रहेगा, आपका ये रोल रहेगा। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दे दिया गया, और यही चीज यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट की तीनों एजेंसीज होती है उनकी लिमिटेशन ऑफ पावर बता रही है। हर किसी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पिक्चर जुडिशरी के सेक्टर में, जुडिशरी का जो हमारा पार्ट है उसमें जुडिशरी के रोल बता दिए गए, एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है उसमें एग्जीक्यूटिव के रोल बता दिए गए, पार्लियामेंट का जो पार्ट है उसमें पार्लियामेंट के सारे रोल बता दिए गए। हर किसी का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर कर दिया गया है, जिससे फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आने पाए और एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेरेंस ये ना करने पाए, कोई एक तानाशाह टाइप में ना बनने पाए, चाहे वो कोई भी गवर्निंग बॉडी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट लेजिस्लेचर हो। ठीक है, उसके बाद में अब सोसाइटी का भी तो ध्यान रखना है। सोसाइटी वेलफेयर, जिसके लिए हम इतने दिनों से आजादी के लिए लड़ रहे थे, सोसाइटी वेलफेयर, तो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसमें डिटेल में तो हम करेंगे। डीपीएसपी में कहा गया कि गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसी बनाएगी कि अपने जो पब्लिक है, सोसाइटी है, उसका वेलफेयर होता रहे, उसका लोक कल्याण के ध्यान में रखते हुए पॉलिसी फॉर्म करेगी, हेल्थ का फॉर्म ध्यान रखेगी, महिलाओं का और पुरुषों के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक उनके बीच में सुपरेशन रहे रूल्स एंड रेगुलेशन में, ऐसा कुछ नहीं होगा। और साथ ही हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए, फंडामेंटल राइट में नागरिकों को अधिकार दिए गए, और साथ में ये कह दिया गया कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इसमें कमी या कटौती अगर करती है तो जुडिशरी के पास में सीधे सीधे हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक जा सकती है। तो जो नागरिकों की आकांक्षाएं, इच्छाएं थी, सोसाइटी के जो वेलफेयर का गोल था, उसको भी पूरा करने का प्रयास किया गया। साथ ही सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाया गया, लैंड का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिससे लोगों की पहचान की जा सके, लोगों की पहचान की जा सके, हमारे देश के नागरिक कौन होंगे, हमारा देश का निवास स्थान कहाँ तक रहेगा, हमारी भूमि कहाँ तक है। अब जैसे हम कश्मीर की जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, अब कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो हम तो कहते हैं ये हमारा है, और उधर से पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। तो हम इसको किस आधार पे कहते हैं? क्योंकि हमने इसको पार्लियामेंट में हमने पूरा इसको एक तरीके से इसके लिए एक्ट पास किया हुआ है, और साथ ही जब हमने अपना आर्टिकल 1 to 4 हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पे हमने इस चीज को क्लियर कर रखा है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं कि हमारा कश्मीर हमारा हिस्सा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हैदराबाद की बात की जाए तो पहले हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, बाद में उसको भारत का हिस्सा बनाया गया। तो किस तरीके से भारत के पार्ट कौन कौन से होंगे, भारत का हिस्सा कहाँ से होगा, अंडमान निकोबार अगर भारत में है तो कैसे है, ठीक है, कहाँ कहाँ से, अगर भारत इंडिया का और बांग्लादेश का काफी डिस्प्यूट रहा करता था, तो भारत ने अपने कुछ क्षेत्र भी बांग्लादेश को दे दिए, इंडिया ने अपने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और उनसे थोड़े क्षेत्र लिए, जिससे कि बाउंड्री का डिस्प्यूट समाप्त हुआ।
तो इस तरीके के रोल कि हमारा क्षेत्र भूमि कहाँ कहाँ पर है, ये सारे रोल भी कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरीके से ये 5 बेसिक फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन, स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी, set some limits on the government can impose on its citizens. Limits are fundamental in the sense that government may never transpass them. Fourth function is constitution is to enable the government is to fulfill the aspiration of society and create condition for a society. ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है वो, और कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर। अगर देखिए, इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्न। बट इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, दिख नहीं रहा है। ठीक है, स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। ठीक है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में रहेगा, अथॉरिटी किसके पास में रहेगी, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज। सारे वेज भी हम देखेंगे जब डिटेल में करेंगे। तो ये सारे प्रिंसिपल हमारे आते हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, कैसे है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए, एक मिनट देख लेते हैं। सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइड्स द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। एक आदर्शात्मक मूल्ययुक्त दस्तावेज है, एक आदर्शात्मक मूल्ययुक्त दस्तावेज है जो नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से अपनाया जाता है। सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के उत्तरदायित्वों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक तरीके से बाउंड्री क्लियर कर देता है ये। ठीक है, जितनी चीजें हमने की हैं अभी हमने समझा है, उन्हीं का ये रिटर्न में है, जिसके हम इन चीजों को पढ़ सकें। नियमों का समूह जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, राज्य के अंगों के अधिकारों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से बचाता है, डेमोक्रेसी की आधारशिला रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो समझते हैं। अब आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा भी डाउट है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आप चाहें तो। 2-3 मिनट है आपके पास में, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। अगर आगे बढ़ना है तो बता दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो देखिए, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हमारी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें गांधी जी तो नहीं थे। गांधी जी उसके पार्ट नहीं थे, ना ही जिन्ना थे ना गांधी थे। जिन्ना तो बाद में अलग ही हो गए थे। लेकिन गांधी जी के थॉट के बिना तो संविधान का निर्माण हो ही नहीं सकता था। गांधी जी के जो थिंकिंग थी उसके बिना संविधान का निर्माण इम्पॉसिबल था। तो बेसिक जो फिलॉसफी है वो हमारी, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि संविधान का निर्माण की जो बेसिक फिलॉसफी है उसमें गांधी जी के बारे में बताइए कि गांधी जी के विचारों का, थॉट्स का क्या इम्पैक्ट है। तो देखिए, गांधी जी की जो थिंकिंग थी वो ये थी, गांधी जी हमेशा बॉटम टू टॉप अप्रोच में विश्वास रखते थे। बॉटम टू टॉप अप्रोच में, बॉटम टू टॉप मतलब उनके लिए भारत गांवों का देश था। भारत गांवों का देश था, और अगर उनका मानना था कि सच में अगर भारत को आपको मजबूत बनाना है तो पहले आपको अपने विलेजेस को मजबूत करना होगा। और इसीलिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज व्यवस्था की बात की। साथ ही उनका ये मानना था कि जो इंडस्ट्री है और जो सोशल वेलफेयर की बात है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। आप समाज का जब तक कल्याण नहीं करेंगे, उनका वेलफेयर नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, गांधी जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमने अपनी डेमोक्रेसी की बात जो हमने की, उसमें अपने नागरिकों को अधिकार देने के साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट है उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए, और उनको कहा कि जब भी आप पॉलिसी मेकिंग करेंगे तो उसका मोड क्या रहेगा। उसका मोड रहेगा कि आप सभी को साथ में लेकर चलेंगे। मतलब
यहाँ पर सबका साथ सबका विकास पॉलिटिकल एजेंडे वाली बात नहीं है, यहाँ पर गांधी जी की बात की जा रही है। यहाँ पर कहना उनका मतलब था कि आप किसी को बड़ा छोटा नहीं समझेंगे, अगर कोई माइनॉरिटी है तो उसको भी आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसको भी आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे राजा पहले क्या हुआ करता था, पहले राजा हुआ करता था, राजा जो बोल दे वही होगा, ऐसा नहीं है। आपको हर किसी को डिसीजन मेकिंग पावर में शामिल करना पड़ेगा, आपको उनको चुनने का अधिकार देना पड़ेगा, आपको विलेजेस में इंडस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा, आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना पड़ेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट गांधी जी ने दिए थे और उन्हीं चीजों को हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें, चाहे हम इक्विटी की बात करें, तो उनकी अलग अलग जो सोच थी उसको हमने, सर्वधर्म समभाव की बात करें, मद्य निषेध की, वो पीने वगैरह पे फोकस नहीं करते, उनका मानना था नहीं करना चाहिए। अगर कोई जॉब चाहे महिला कर रही चाहे पुरुष कर रही तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए, किसी में सत्तावादिता नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों पर उन्होंने फोकस किया था और इसी के अकॉर्डिंग हमने अपने प्रिंसिपल में उनकी चीजों को समाहित किया। साथ ही हमने एक और चीज पर फोकस किया जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कहा, जो था सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, और ये सेपरेशन ऑफ पावर पर भी हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है, जिसका अगर हम कहें कि अगर इसको कॉन्सेप्ट जो इसका आया है एक तरीके से, वो हमारा आया है यूएसए से। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की एक बार थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यूएसए का बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की जब बात करते हैं, आप इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तो सब एक कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और इसीलिए जब आप यूपीएससी में एक अच्छा आंसर लिखते हैं ना, तो सब कंबाइंड वे में निकल कर आता है। तो पहले यूरोप में क्या हुआ करता था, एक डार्क एज हुआ करता था। डार्क एज इन द सेंस कि उस समय क्या होता था, जो चर्च होता था वो सबसे सुप्रीम था। इवन जो किंग होते थे, राजा होते थे, वो भी चर्च के ही पूरे कंट्रोल में होते थे, चर्च के पूरे कंट्रोल में होते थे। अगर चर्च ने कह दिया कि ये मानना पड़ेगा, ये रूल्स हैं, आज से आपको इसको फॉलो करना है, तो आप उसी को फॉलो करेंगे। चर्च ने कहा कि आज से अर्थ ट्रायंगुलर शेप में है, तो लोग उसी को मानना पड़ेगा कि ये ट्रायंगुलर शेप में होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यूरोप में कई सारे दार्शनिक आए। यूरोप पहले डेवलप करना शुरू करता है, वहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, इंडस्ट्रीज लगती हैं, तो कई सारे थिंकर्स आए, उन्होंने अपनी अपनी बुक पब्लिश की और लोगों ने उनकी बुक को पढ़ा समझा, और पढ़ा समझा तो उनके अंदर जिज्ञासा हुई, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया। और एक तरीके से उन्होंने फिर क्या किया, जो चर्च की बातें थी उसको मानने से मना करना शुरू किया। और ऐसे ही एक थे हमारे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, उनका ये मानना था कि जनता के जो अधिकार हैं वो अलग एक तरीके से होने चाहिए, जो न्यायपालिका और जुडिशरी है उसकी अपनी एक अलग पावर होनी चाहिए, जो पॉलिसी मेकिंग है वो अपनी उसकी एक अलग पावर होनी चाहिए। इन तीनों का एक अपना अपना रोल होना चाहिए, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर ना करें। और इसी तरीके से जब ये पूरे विचार इनके फैलने लगे, लोगों तक पहुंचे, लेकिन राजा क्या थे, किंग का क्या था, किंग और चर्च का आपस में एक तरीके से क्या था, गठबंधन था। तो ये पब्लिक को बहुत ही शोषित कर रहे थे। तो पब्लिक ने क्या किया, वहां से भागना शुरू किया कि वो कहें। अब आप जैसे घर में ही, कल भी हमने यही बात की थी, कल अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है कि नहीं यही करना यही करना है, तो अल्टीमेटली क्या करता है, कई बार सुनते हैं कि घर छोड़ के भाग गया, या ये हो गया वो हो गया। तो पब्लिक भी क्या हुई, यूरोप छोड़कर अलग अलग क्षेत्रों में रहने चली गई। और ऐसे ही एक क्षेत्र का उस समय पता चला था, यूएसए। और यहाँ से यूरोप से माइग्रेंट होकर लोग यहाँ पर पहुंचे। तो यहाँ पर माइग्रेट होकर जो लोग पहुंचे वो ज्यादातर यूएसए में, आज भी ये माइग्रेटेड लोग ही हैं जो यूरोप के अलग अलग पार्ट से आए हैं। और इनकी सोशल थिंकिंग जो है ये बहुत ही डेवलप्ड है, क्योंकि ये मॉन्टेस्क्यू के और अलग जो जॉन रॉल्स थे, इनके विचारों से प्रभावित थे। इनका मानना था कि लिबर्टी जो है वो सबसे ऊपर है, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है, सबको इंडस्ट्री लगाने की सुविधा होनी चाहिए, सब किसी को भी एम्प्लॉयमेंट की समस्या ना रहे। ये इनकी सोच थी, ये इनकी थिंकिंग थी, और उसी अकॉर्डिंग ये बढ़ रहे थे। तो जब लोग यूएसए ये पहुंचे तो उस समय यूएसए पर भी ब्रिटेन का ही कब्जा हुआ करता था। उस समय यूएसए पर भी ब्रिटेन का ही कब्जा था। और ब्रिटेन जिस तरह से भारत में ब्रिटेन क्या करता था कि शोषित करता था लोगों को, ये मानता था कि यहाँ के लोगों को शोषित किया जाए, यहाँ अपना लाभ कमाया जाए, वैसा ही वो यूएसए में भी कर रहा था। लेकिन यूएसए में क्या था,
यूएसए में यूरोप से ये लोग जो गए थे, ये अपने अधिकारों के लिए लेकर बहुत ही ज्यादा जागरूक थे, और 1776 के लगभग में ही इन्होंने क्या कर दिया, वहां पर रिवोल्यूशन कर दिया। ठीक है, और एक तरीके से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया तो ये उस समय जैसे इस आज वहां पे यूएसए में 15 स्टेट्स की बात आप सुनते हैं, उसमें 13 पार्ट में ये डिवाइड थे। फैजान आपका अनम्यूट थोड़ा सा है, म्यूट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो 50 स्टेट्स जो आज है उसमें 13 ब्लॉक्स में थे। तो 13 ब्लॉक्स में जो थे ये एक साथ में बैठते हैं, और जैसे इस समय हमारे यहाँ आजाद जब हुए तो हमको एक बुक की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, तो सबसे पहले उस बुक की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती थी, वो यूएसए में ही पड़ी थी। और यूएसए ने ही अपना सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये बैठक इन्होंने कहाँ की थी, फिलाडेल्फिया में की थी। ये फिलाडेल्फिया में की थी, और इन्होंने ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने क्या फोकस किया, सबसे ज्यादा सत्ता के विभाजन में, मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, और जो हमारा कह सकते हैं पार्लियामेंट है, विधायिका है, उसके बारे में उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया और इनके डिवीजन कर दिए। और सबसे ऊपर इन्होंने क्या रखा, लिबर्टी को। इन्होंने कह दिया कि लिबर्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर स्टेट कुछ भी ऐसी पॉलिसी बना रहा है तो वो लिबर्टी को कभी कम नहीं करेगा लोगों को। और आज भी वहां पर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो आप बना हुआ है, उसका कारण यही है कि उनके लिए लिबर्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे ऊपर, अगर भले ही आप हमारे यहाँ अगर कोई इंडियन नेशनल फ्लैग का अगर कोई पैंट पहन ले तो विवाद हो जाएगा, लेकिन वो आराम से पहनते हैं। लेकिन उनके मन में सब क्यों, उनके मन में लेकिन सबसे ऊपर लिबर्टी है। वो हर चीज को अलाउ करते हैं, कुछ भी हो जाए। इवन उनके यहाँ किसी न किसी फ्लैग को जलाना भी एक तरह से अलाउ कर रखा है। उनके फ्लैग को भी जलाना एक तरह से अलाउ, क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि उनकी अपनी अभिव्यक्ति है, वो स्वतंत्रता है। तो अमेरिका जैसी लिबर्टी कहीं नहीं है। तो वहां पर जिस तरीके से डिवीजन किया गया था पावर का, वहां पर जिस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर किया गया, वैसा ही डिवीजन ऑफ पावर जो मॉन्टेस्क्यू के विचार एक्चुअल में थे कि ऐसा डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, उसको भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे हम बात करें अपनी डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, नागरिकों को अधिकार, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए, नागरिकों को स्वतंत्रता देने के लिए, और पार्टिसिपेशन, आप कोई भी नागरिक को अगर खुद से चुनाव लड़ना चाहे, अपनी पार्टी बनाना चाहे, अपनी सोसाइटी बनाना चाहे, या कोई सिस्टम बनाना चाहे तो वो कर सकता है, वो आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और ये सारी चीजें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने महात्मा गांधी और अलग अलग थिंकर्स जो हुए हैं यूरोप के अलग अलग समय पर, उनके जो विचार थे, और इन थिंकर्स के ही विचार हैं यूएसए में। इन थिंकर्स के विचार यहाँ पर है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ नहीं गए। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो यहाँ से हमने नहीं लिया है, ये यहाँ पे गए हैं, और एक जैसे कान को दूसरे एक हाथ से दूसरे साइड के कान को पकड़ना हो, वैसे हमने किया है। ठीक है, तो इनके जो अलग अलग थिंकर हैं, उनके विचारों को भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने समाहित कर रखा है। तो ये हमारा रोल क्या हो जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे होता है। और उस समय जैसे अभी हमने वही बात की, उस समय निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था। राजा के दैवी शक्ति जैसी मान्यताओं का राजतंत्र की स्वतंत्रता होती थी, जो उनके अधिकार ही सर्वोच्च थे। राजा जो डिसीजन ले ले और जो चर्च डिसीजन ले ले, वही सुप्रीम होता था, जिसको स्वतंत्रता, समता, बंधुता की भावना से भारत के संविधान में समाप्त करने का प्रयास किया गया है और सबको इक्वलिटी दी गई है। तो क्या कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सत्तावादिता को कम कर रहा है। हर किसी का सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया, किसी का एक पावर नहीं है कि सारा पावर पीएम के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से अथॉरिटेटिव जो गवर्नमेंट हो सकती थी, उस फिलोसफी को कम कर दिया। एक समान वर्गीय व्यवस्था, सोसाइटी में सभी लोग इक्वल बने रहे। नागरिकों को अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के द्वारा नागरिकों के अधिकार दे दिए गए। डीपीएसपी में सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस की बात कर दी गई है। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सारे आर्टिकल्स में बहुत ही डिटेल में दिए हैं। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है कि संविधान में क्या क्या चीजें दी हैं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे एक समाज का पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अगला वर्ग हो, हर किसी तक संसाधनों की समान पहुंच होगी और लिबर्टी होगी। इन सब चीजों को, इन सब फंक्शनों को पूरा करने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट था और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया।
और सबसे पुराना इसका जो कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता था 1776 में फिलाडेल्फिया में। और हमारे यहाँ इसको तो लिया ही गया है, इसके चीजों को पूरी तरीके से नहीं लिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। हमारे यहाँ ब्रिटेन का शासन था, तो उनके सिस्टम से बहुत ज्यादा परिचित थे, तो उनके मॉडल को भी यहाँ पर पार्लियामेंट्री मॉडल जो था उनको भी हमने अडॉप्ट किया, और यूएसए के मॉडल को अडॉप्ट करके मिक्स्ड रूप में अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हमने निर्माण किया, जो हमारे अकॉर्डिंग है। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग कैसे? हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है, जिसमें सोशल फैब्रिकेशन, अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं। आप साउथ टू नॉर्थ चले जाइए, ईस्ट टू वेस्ट चले जाइए, पहाड़ी क्षेत्र में जाइए, अलग अलग कल्चर के लोग मिलेंगे। ये इन सब चीजों को एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक रूल एंड रेगुलेशन में समाहित करने का प्रयास कर दिया गया। जो 552 रियासतें हुआ करती थी, उनको एकीकृत करके एक भारत का निर्माण किया गया, एक भारत का निर्माण किया गया। इन छोटे छोटे राजा रजवाड़ों के अपने अपने डिसेंट्रलाइज पावर होते थे, तो उनको क्या किया गया, एक भारत बना के स्टेट छोटे छोटे बनाए गए, छोटे छोटे अलग अलग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्टेट बनाए गए, और उन स्टेट को कुछ पावर दी गई। तो इस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो चीजें अडॉप्ट की गई, वो एज इट इज नहीं ली गई, वो हमारे अकॉर्डिंग। कभी जैसे कोई कि भारत का संविधान जो उधार का संविधान है क्या, तो ऐसा नहीं है। हमने दूसरे देशों से चीजों को लिया जरूर है, लेकिन एज इट इज नहीं लिया है। हमने अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को, अपने सिस्टम को समझा है, और उसके अकॉर्डिंग उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए अपने आर्टिकल्स को बनाया है। ठीक है, और हमने फोकस किया है, अपने राष्ट्रीय एकीकरण पर फोकस किया है, राष्ट्र राज्य निर्माण पर फोकस किया है, लिबर्टी पर, यहाँ की लैंड और निवासियों को किस तरह से रूल रेगुलेशन रहेगा, क्या रहेगा, उस पर फोकस किया है। और फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ये समझिए इसमें क्या होता है, स्टेट और सेंटर, इनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। स्टेट डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता स्टेट सेंटर के ऊपर, ना सेंटर ज्यादा स्टेट पूरी तरह से कंट्रोल करता है स्टेट के ऊपर। इनके अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं, और यही होता है फेडरल स्ट्रक्चर, संसदीय संघात्मक व्यवस्था, जिसको हमने पूरी तरीके से फॉलो किया है। और अपने आर्टिकल 1 to 4 में सबसे पहले हमने भूमि के बारे में स्पष्ट कर दिया। 5 to 11 में हमने पॉपुलेशन, हमारी सिटीजनशिप को स्पष्ट कर दिया। 12 to 35 में हमने फंडामेंटल राइट, नागरिक के अधिकारों को स्पष्ट कर दिया। सोशल वेलफेयर को 36 to 51 में, और 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज को स्पष्ट कर दिया। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आरंभ में ही हमने इन सब चीजों को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि हमारा क्या क्या व्यवस्था रहेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल का प्लानिंग क्या था, निर्माण कैसे होता है। इसमें हमने जैसे अभी यूएसए और यूके की बात की, अब हमको इसमें डिटेल में समझना पड़ेगा। अभी तो हमने बस एक सरफेस वे में देखा था, लेकिन हमको एक्चुअल में अब यूएसए और यूके का देखना पड़ेगा, सिस्टम कैसे वर्क करता है, यूएसए और यूके का सिस्टम कैसे वर्क करता है, और उनसे हमने किस तरीके से चीजों को अपने लिए लिया है, इसको हमको देखना पड़ेगा। साथ ही जो हमने अभी फेडरल स्ट्रक्चर की बात की है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं उनको भी हमको देखना पड़ेगा। और उसके अलावा हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यूएसए यूके ही नहीं, हमने कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया से भी ली हैं, हमने कुछ चीजें कनाडा से भी ली हैं, हमने कुछ चीजें जर्मनी से भी ली हैं, हमने कुछ चीजें आयरलैंड से भी ली हैं, और उन सब चीजों पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्लानिंग किस तरीके से हुई है, हमने इसको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ली हैं, और सबसे मेन जो फैक्ट पूछे जाते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में, उसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, कौन उसके मेंबर थे, इन सब चीजों के बारे में हम कल बात करेंगे। अब अभी हमने आज कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर, हालांकि हमने कल भी किया था, लेकिन आज हमने रिपीट किया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, करके अपने आप को आप क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं। और कल शाम इसी टाइम पे हम लोग की क्लास रहेगी, और आज 8 बजे भी हम लोग की क्या क्लास रहेगी, 8 बजे भी हम लोग की एंशियंट हिस्ट्री की क्लास रहेगी। उसके अलावा भी अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन अलग अलग सब्जेक्ट की गवर्नेंस वगैरह की क्लास भी करते रहते हैं।
तो अगर आप उसको भी लाइव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे हम मोस्ट प्रॉब्ली आज 9 बजे एशिया का लेक्चर करेंगे, तो अगर आप उसको करना चाहें तो कर सकते हैं। अब अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं। विदाउट